अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो क्वेश्चन मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ उसका नाम है क्विंसी। और ये जो क्वेश्चन है ये भी ड्राफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ये अज्यूम करूँगा कि आपने पूरा क्वेश्चन एक मरतबा पढ़ लिया है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास वो दो हैं। एक हमने इसमें एसपीएल बनानी है, एसपीएल अंदर कम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये रन हमारे पास है 30 सितंबर 20x2। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही अप्रोच मैं आपको जो हमेशा गाइड करता आया हूँ कि आपने ये जितने भी आइटम्स लिखे हुए आपने इनको रेलिवेंट प्लेस के ऊपर जो है वो पुट कर देना है। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन एसपीएल में जाएगा। इवन लोन और इंटरेस्ट भी। डिविडेंड पेड एसओएफपी का आइटम है या एसओसी का आइटम है, लेकिन एसओसी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये हमारे पास एसओएफपी में डिविडेंड्स जो आएंगे ये रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग में आएंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम एसपीएल, इक्विटी शेयर्स एसओएफपी इक्विटी पोर्शन में आएगा। लोन नोट लायबिलिटी रिटेन्ड अर्निंग्स इक्विटी में आएगा। प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट साइड पे आएगा। इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करेंगे। इक्विटी फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट एसओएफपी में आएगा। इन्वेंट्री एसओएफपी, ट्रेड रिसीवेबल बैंक एसओएफपी, करंट एसेट, डेफर्ड टैक्स एसओएफपी में, लेकिन इससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो आपका एसपीएल में आएगा। टैक्स एक्सपेंस, ट्रेड पेएबल्स लायबिलिटी है एसओएफपी में आएगा। सो हम क्वेश्चन की जो है वो रिक्वायरमेंट पे जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स क्या हैं। सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इसकी, ये रेवेन्यू की एडजस्टमेंट है। IFRS 15 लगेगा इसके ऊपर। वो कहता है हमसे सवाल में ऑन 1 अक्टूबर 20x1 start of the year, Quincy sold one of its products for 10 मिलियन। उसने जो है वो एक प्रोडक्ट सेल किया है 10 मिलियन का। ये 10 मिलियन रेवेन्यू में शामिल है। अच्छा, हमारे पास पहले देख सकते हैं रेवेन्यू कितना है। हमारे पास रेवेन्यू जो टोटल है वो है 213,500। ये हमारे पास रेवेन्यू है। इसमें 10 मिलियन रेवेन्यू इंक्लूड्स 10 मिलियन। इसमें 10 मिलियन जो है शामिल है। मैंने इससे 10,000 लिखा क्योंकि हम 1000 का फिगर लेके चल रहे हैं, तो मैंने इसलिए 10,000 लिखा है। अच्छा, अब आगे क्या कहता है, एज पार्ट ऑफ द सेल एग्रीमेंट क्विंसी इज कमिटेड ऑन द ऑनगोइंग सर्विसिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट अंटिल 30 सितंबर 20x4। प्रोडक्ट जो बेचा है उसकी सर्विस भी आपने करनी है, और सर्विस कितने अर्से तक करनी है? 3 साल तक। देखें, 1 अक्टूबर 20x1 से 30 सितंबर 20x2, 20x3, 20x4, 3 साल तक आपने सर्विस जो है प्रोवाइड करनी है। और अगर ये ना भी लिखा होता आगे तो अभी मैंने आपको बता दिया 3 साल कैसे बनते हैं, लेकिन उसने लिखा हुआ है दैट इज़ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। द वैल्यू ऑफ दिस सर्विस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मिलियन। इस सर्विस कॉस्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो भी आपने जो है वो रेवेन्यू में, यानी कि 10 मिलियन जो आपने सेलिंग प्राइस रखी थी इस प्रोडक्ट की, उसमें शामिल कर दी है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस सर्विसिंग इज 600,000 पर एनम। जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की, उसकी कॉस्ट 600,000 पर एनम है क्विंसी को जो पड़ती है। और क्विंसी का जो नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन है वो 25% है। द सर्विस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विल बी सेटिस्फाइड ओवर टाइम, इग्नोर डिस्काउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन पहले कुछ वैल्यूज़ तरह फाइंड कर लेते हैं। पहली बात यह कि रेवेन्यू आपके पास 213,500 है। इसमें इस 213,500 में 10 मिलियन शामिल है। इस 10 मिलियन में आपने सर्विस जो कॉस्ट है, जो सर्विस कॉस्ट आपके पास, आपने उस प्रोडक्ट को जो सर्विस करना है उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो भी इस 10 मिलियन में शामिल है। अब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है वो हमें, जो सेलिंग प्राइस है SP लेट्स से, वो हमें जो है अननोन है, वो हमें पता नहीं है। हमें ये तो पता है कि जो सर्विस हम प्रोवाइड करें उसकी हमें जो कॉस्ट पड़ रही है वो 600,000 है। कॉस्ट टू क्विंसी वो 600,000 है, और 3 साल के लिए वो सर्विस प्रोवाइड करेगा तो ये 1.8 मिलियन 1800,000 की वैल्यू बनेगी। अब हमें इसकी सेलिंग प्राइस पहले फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए मैं इक्वेशन यूज़ करूंगा, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑफ सेल्स है, तो 25% ऑफ S आ जाएगा। और इस इक्वेशन में हम 25/100 0.25S, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.25S लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, S माइनस 0.25S 0.75S, और S हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको एक और यहाँ पर रो ऐड कर दूँ तो मैं बोलूँगा S इज़ इक्वल टू C डिवाइडेड 0.75। ओके, सो हम जो है वो इसको करते हैं, इज़ इक्वल टू 1800,000 डिवाइडेड बाय 0.75। तो ये हमारे पास ये 2400,000, मैं इसको ज़रा
कॉमा इंसर्ट कर दूं ताकि मुझे ज़रा आसानी हो पढ़ने में इसको। सो 2.4 मिलियन जो है वो हमारे पास सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब ये है, अब देखिए मैं इसका अगर डिटेल ब्रेकअप बनाऊं, इसको मैं 2400 लिखता हूं ताकि ऊपर बात करते हुए हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो अब देखिए इस 213500 में 10,000 शामिल है, इस 10,000 में 2400 भी शामिल है। अब एक्चुअली जो पैसा मुझे मिला है, ज़रा गौर फरमाइएगा, जो पैसे मुझे मिल रहे हैं टोटल पैसे, इसमें दो एंट्रीज मेरी जो है वो बनती हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, एक कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। देखिए आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है IFRS 15 में कि जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, ठीक है, उसकी जो प्राइस है वो हम उसी वक्त रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड आपका मीट हो रहा है। हमने 3 साल तक जो है वो सर्विस प्रोवाइड करनी है, लिखा हुआ है 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक साल तो गुजर गया, 1 अक्टूबर 20x1 से लेके आपका 30 सितंबर 20x2, एक साल तो कंप्लीट हो गया। तो ये जो सर्विसिंग जो हमारे पास 3 साल का रेवेन्यू है, 2400 रेवेन्यू ना हमारा, ये 2400 जो रेवेन्यू है ये हमारे पास 3 साल का है। तो एक साल की सर्विस तो मैंने प्रोवाइड कर दी है, तो मैं 2400 डिवाइडेड बाय 3, 800 का रेवेन्यू जो है वो तो मैं अभी रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्योंकि वो मैंने इस साल सर्विस प्रोवाइड कर दी है, उस प्रोडक्ट को मैंने सर्विस दे दी है। लेकिन बाकी जो मेरे पास कितना आ गया, 2400 इज इक्वल टू 2400 माइनस 800 जो है, जो कि 1600 मेरा बनता है। ये सर्विस जो है वो मैंने अभी भी जो है वो प्रोवाइड जो है वो करनी है। तो मुझे इसके ऊपर एक्चुअली एंट्री क्या करनी चाहिए थी, मुझे कैश डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट करनी चाहिए थी 1600 से, क्योंकि ये 2 साल के पैसे मैंने एडवांस में ले लिए, पहले से लिए। बेसिकली मैंने 3 साल के पैसे लिए, लेकिन एक साल तो एक्सपायर हो गया, एक साल तो आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो वो रेवेन्यू तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का रेवेन्यू अभी भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर जो 2 साल का रेवेन्यू बनता है उसको आपको डेफर्ड इनकम ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन आपने उसके ऊपर एंट्री कर दी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, रेवेन्यू में इसको आपने इंक्लूड कर दिया। तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करेंगे, हम सेल्स को अपनी डेबिट करेंगे 1600 से और डेफर्ड इनकम को हम क्रेडिट करेंगे 1600 से। ओके, ये एंट्री होनी चाहिए थी, कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट। हमने कैश डेबिट कर दिया, सेल्स क्रेडिट कर दिया, रेवेन्यू में इसको शामिल कर दिया, ये बाय मिस्टेक किया हमने। ओके, और हम जो है वो अब क्या करेंगे, इसको रेक्टिफाई करेंगे, ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री है। ओके, तो ये हमारा पोर्शन जो है वो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास जो है एक चीज़ यहाँ पर मैं लिख दूँ, सर्विस कॉस्ट पर एनम जो हमने हमारी बनती है, ठीक है, वो हमारी कितनी बन गई अब, अच्छा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चले मैंने ऊपर कैलकुलेशन कर तो दी थी, 600,000 थी वैसे तो, और 2 साल की जो है वो आपके पास 1200 बनती है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये भी एक तरीका करने का, ज़रूरत नहीं वैसे इसकी। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्किंग है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की है, देखते हैं। क्वेंसी इशूड अ 25% मिलियन 6% लोन आउट ऑन 1 अक्टूबर, स्टार्ट ऑफ द ईयर है 1 अक्टूबर 20x1 है, इशू कॉस्ट फॉर 1 मिलियन। ओके, एक मिनट जी, इशू कॉस्ट हमारे पास है 1 मिलियन। ओके, कूपन रेट हमारे पास है 6%, ये लिखा हुआ है, ये देखिए 6% कूपन रेट। 25 मिलियन हमारे पास है फेयर वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। उसके बाद इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 8%। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इशू कॉस्ट फॉर 1 मिलियन एंड दीज हैव बीन चार्ज टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये गलत ट्रीटमेंट किया इसने। हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है बड़ा क्लियरली जो है वो ये बात पढ़ी है कि द इशू कॉस्ट जो होती है ना, द इशू कॉस्ट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द लोन। जो हमें लोन प्रोसीड्स मिलती हैं, हम डेबिट करते हैं ना, बैंक को हम डेबिट करते हैं और फाइनेंशियल लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं, ये एंट्री जब हम करेंगे तो ये एंट्री जो है वो 25,000 से जो है वो हमने नहीं करनी। ये बात उसने ये एंट्री 2500 से की हुई है, 25,000 से की हुई है। हम ये एंट्री करेंगे 24,000 से। कैसे भला, हम जो भी नॉमिनल वैल्यू है विच इज़ 25,000, इसमें से हम जो है वो इशू कॉस्ट को लेस कर देंगे, और यहाँ पर हम एंट्री करेंगे 24,000 से बैंक को डेबिट करेंगे, 24,000 से फाइनेंशियल लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। तो उसने जो बाय मिस्टेक जो रॉन्गली ट्रीटेड बाय द कंपनी है 1,000 जो उसने एडमिन में चार्ज किया है, ठीक है, वो एडमिन में चार्ज नहीं होगा, उसको जो है वो हम
रिवर्स करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम रिवर्स करेंगे। हमें एडमिन कॉस्ट को हमने डेबिट किया है, हमने इसको चार्ज किया है, तो इसको सही करने के लिए मैं एडमिन कॉस्ट को वापस क्रेडिट करूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को अपने कम करूँगा। ओके, तो ये इसने गलत ट्रीटमेंट किया था। अगर इसके ऊपर आपको मजीद गाइडलाइन चाहिए तो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रेफरेंस ले सकते हैं। ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट है जो कि हम एमोटाइज कॉस्ट के ऊपर जो है वो कर रहे हैं। अच्छा जी, कैश पेड किस तरह से आएगा? कैश पेड हमारे पास नॉमिनल रेट से आता है। फिर नॉमिनल वैल्यू जो है बॉन्ड की, सॉरी बॉन्ड नहीं, लोन नोट है, 25,000 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6% से जो कि हमारा कूपन रेट है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% विच इज़ इक्वलेंट टू 1500। कितने से बाद रिडीम कर रहे हैं हम? द लोन विल बी रिडीम ऑन 30 सितंबर 20x4 20x2 20x3 20x4। 3 साल बाद हम जो है उसको रिडीम कर रहे हैं। प्रीमियम पे कर रहे हैं या नॉर्मल कर रहे हैं, उसने हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी तो नहीं है। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ नॉट अन्य कर देता हूँ, या नॉट गिवन कर लेते हैं, चलें ऐसे लिख लेते हैं। डेट ऑफ इशू जो है हमारे पास वो है 1 अक्टूबर। जितना अच्छा डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व होना उतना आसान होगा। ओके, हमें पता है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी को एमोटाइज कॉस्ट पे रखते हैं। एमोटाइज कॉस्ट के ऊपर हम लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड करेंगे वो फेयर वैल्यू माइनस इशू कॉस्ट होगी। यहाँ पर उसने गलती की है, उसने इशू कॉस्ट को एडमिन में चार्ज किया, तो हम एडमिन को रिवर्स करेंगे। हमें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को क्रेडिट करना है और उसको एक्सपेंस को अपने रिड्यूस करना है। सो 1 साल का डाटा इनफ है यहाँ पर बनाना। मैंने आपके सामने यहाँ पर ये सारा फॉर्मेट जो है ये बनाया हुआ है। ईयर 1 है हमारे पास, ओपनिंग लाइबिलिटी हमारे पास आ गई 24,000। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 8% है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8% से, हमारे पास 1920 आंसर आ गया। कैश पेड जो है वो कूपन रेट के हिसाब से है, वो हमारे पास आ गया 1500। और हमारे पास जो लाइबिलिटी है ओपनिंग लाइबिलिटी, इसमें हम प्लस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट माइनस करेंगे 1500। हमारा जो लोन नोट है एट द एंड ऑफ द ईयर 1 वो 24420 पे जो है वो प्रेजेंट होगा। ये वर्किंग भी कंप्लीट हो गई, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ओन प्लांट इक्विपमेंट की वर्किंग। देखिए पिछले सवाल से आसान सवाल है ये, इसमें रेवेन्यू वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। प्लांट इज़ डेप्रिशिएटेड एट 15% RBM। देखें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एट द रेट ऑफ 15% RBM। तो आसान है, ये बहुत आसान है। प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट जो है वो है 83700। ओके, यहाँ पर लिख दिया हमने 83700। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास है 33700। उसके बाद हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 83,700 माइनस 33700 50,000। इसके ऊपर हम रेट लगाएंगे 15% के हिसाब से 15%। 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 15% 7,500। हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 50,000 माइनस 7,500। मैं इसको रेड में कर रहा हूँ ताकि आप ये माइनस करना आपको याद रहे। ओके, डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेते हैं, 7,500 से एंट्री होगी। ये हमारा एरिया ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल इक्विटी फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 17,000 जो है एज पर ट्रायल बैलेंस है। और अब देखते हैं नीचे उसने क्या इन्फॉर्मेशन दिया। द इन्वेस्टमेंट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 15,700 एट 30 सितंबर 20x2। 30 सितंबर 20x2 के ऊपर जो आपकी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू है वो 15,700 है। वो कहता है देयर वर नो एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। ओके, सो नज़र आ रहा है आपको कि 17,000 की इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी, अब उसकी वैल्यू 15,700 है। आपको सीधा सीधा लॉस नज़र आ रहा है। सो 15,700 माइनस 17,000, 1,300 का लॉस है। इसके ऊपर हम एंट्री कर देते हैं। 1,300 से जो है वो हमारे पास लॉस ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स डेबिट हो जाएगा और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को हम क्रेडिट कर देंगे 1,300 से। टैक्स की वर्किंग करते हैं जी। अच्छा, हमारे पास इस सवाल में रिवैल्यूएशन नहीं थी तो हमारे लिए ज़िंदगी आसान है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास, एक मिनट, ट्रायल बैलेंस में देखते हैं कि हमारे पास करंट टैक्स का क्या हिसाब किताब है। अंडर प्रोविज़न ओवर प्रोविज़न है। करंट टैक्स 1,100 डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास जो है वो अंडर प्रोविज़न है। ठीक है, उसके बाद डेफर्ड टैक्स की जो हमारे पास ओपनिंग लाइबिलिटी है वो 1,200 है, तो ये हमने यहाँ लिख दी। दो चीज़ें, हमारा यहाँ पर काम आसान हो गया। अब हम देखते हैं नोट में नीचे क्या लिखा हुआ है। द बैलेंस ऑन करंट टैक्स रिप्रेजेंट द अंडर ओवर प्रोविजन, जिसको हम ट्रीट कर आगे हैं। फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 7.4 मिलियन की आपको इस मरतबा इनकम टैक्स प्रोविजन रिक्वायर्ड है। करंट टैक्स एक्सपेंस
जो है हम डेबिट कर देंगे 7400 से, और करंट टैक्स पेबल जो है वो हम 7400 से क्रेडिट कर देंगे। ये काम हमारा ख़त्म हो गया। हमारा करंट ईयर एस्टीमेट 7400 आ गया। अंडर प्रोविज़न हमारे पास 1100 आ गई, जो कि एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट होगी। ओवर प्रोविज़न इस सवाल में नहीं है। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को देखना है, देखते हैं कितने टैक्सेबल या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। क्विंसी हैज़ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है 5 मिलियन के, 5 मिलियन के, तो 5000। रेट ऑफ टैक्स जो है वो 20% है। तो हमारे पास जो है वो क्लोजिंग लायबिलिटी किस तरह आएगी, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 20% विच इज़ इक्वल टू 1000। हमारे पास जो है वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में जो है वो डिक्रीज़ आ रहा है, इज़ इक्वल टू 1000 माइनस 1200। 200 से हमारे पास जो है वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। सो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, ये मैं यहाँ से। अब हमारे पास जो है वो, एक मिनट, 7400 का एक्सपेंस है, 1100 का एक्सपेंस है, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में 200 का डिक्रीज़ है। 8300 का हमारा टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा एसपीएल में। ठीक है जी, एट ए ग्लैंस आपको ये वर्किंग पूरी नज़र आ रही होगी, सब चीज़ें मैंने इसमें लिख दिया। हाँ, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में डिक्रीज़ जब आता है तो हम एंट्री करते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट करते हैं और टैक्स एक्सपेंस को हम क्रेडिट करते हैं। ये वर्किंग भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक ही चीज़ जाएगी जो कि डेप्रिसिएशन है। इस सवाल में वो मैंने ऑलरेडी जो है वो फार्मूला लगाया था, 7500 यहाँ पर डायरेक्टली पुट हो गया है। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 136800। इसके अलावा यहीं पर ही मैं वर्किंग कर देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना है रिटेन्ड अर्निंग्स का, 6500 मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है। प्रॉफिट फॉर द ईयर मेरे पास आएगा जब मैं एसपी लूँगा, तो मैं यहाँ पर अभी से फॉर्मुलेट करता हूँ, इज़ इक्वल टू करके ये मेरे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर है, एंटर कर दिया। वहाँ जब वैल्यू पुट होगी तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी वैल्यू। और डिविडेंड्स पेड जो है इज़ इक्वल टू माइनस 19200, 19200 आ गए जी। तो अभी ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये जब मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल दूंगा तो ये आंसर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाए जनाब रेवेन्यू के ऊपर। रेवेन्यू के ऊपर क्या करना है, हमने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है। तो हमारे पास रेवेन्यू जो था वो 231 और 500 था। इसमें से हमने कितना माइनस करना है, हमने कितना रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट किया था, डेबिट किया था। ये देखिए, हमने सेल्स को डेबिट किया था 1600 से। ओके, और मैंने थोड़ी गलती कर दी, फार्मूला नहीं, यहाँ मैंने 1600 लिखना था बेसिकली। 1600 से मैंने सेल्स को क्रेडिट किया। अब मैं यहाँ पर इसका फार्मूला लगा देता हूँ, 231500 माइनस 1600। ओके, एक मिनट, 231 है या 213 है, सॉरी 213 है, ये 231 नहीं है, 213, ट्रांसपोजिशन एरर बोलते हैं इसको। देखें, यही चीज़ मैं आपसे उस दिन कह रहा था अपनी वीडियो में कि मैंने यहाँ पर देखा 213 है, और देखें मज़े की बात ये कि यहाँ पर भी मैंने 213 ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैं गलती से 231 लिख गया। वो तो मैंने दोबारा क्रॉस वेरीफाई कर लिया, नज़र आ रहा है मुझे सामने, तो इसलिए मुझे पता लग गया मैंने गलती की। तो ये गलती हमसे हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है, सो बी केयरफुल। ओके, तो यहाँ पर भी इसको चेंज कर देते हैं, 213, तो 211900। इसको लिंक करना चाहिए था मुझे, 1600 को मैंने इसको लिंक नहीं किया। मैं इसको लिंक करता हूँ। ये देखिए, सेल्स जो है वो, ये देखिए क्रेडिट हो रही है, रेक्टिफाइंग एंट्री। सेल्स को जो है वो हमने यहाँ पर सेल्स को हमने डेबिट करना है 1600 से। तो ये देखिए मेरे पास अब सही हो गया। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की मैंने वर्किंग की है, इज़ इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ से। अच्छा, अभी यहाँ से मैं आऊँगा इधर, और ये मेरे पास आ गई 144,300। अच्छा, इसको हम माइनस की फिगर में लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगा देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, ऑल्ट इज़ इक्वल टू कर दिया 67600। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारे पास जो है वो कितनी है, 12,500 है, इज़ इक्वल टू माइनस 12,500। और एडमिन एक्सपेंस वर्किंग थी, अगर आपको याद हो, एडमिन एक्सपेंस हमारे पास जो है वो कितने, 19,000 हमारे पास नज़र आ रहा है मुझे। ये देखें 19,000 है मेरे पास, और इसमें से मैं लेस कर दूंगा 1,000, वो जो इशू कॉस्ट हमने चार्ज की हुई थी एडमिन को। सो इज़ इक्वल टू 19 माइनस 19,000 प्लस 1,000। वो मैंने एंट्री वहाँ पर लिखा है मैंने 1,000, ये देखिए।
ताकि याद रेफरेंस रहे। 18,000 का हमारे पास एडमिन कॉस्ट आएगी। इन्वेस्टमेंट इनकम गिवन है जी 400 की। ओके, लॉस ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू माइनस 1200 का लॉस था मेरे ख्याल से, ये देखिए, नहीं 1300 का, वो ऑलरेडी माइनस में था, उसके साथ माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमारे पास ऑल्ट इज़ इक्वल टू किया, ये रेंज सेलेक्ट की, 36200। फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास इज़ इक्वल टू माइनस, जो हमारे पास कोई और इंटरेस्ट हमारे पास तो यहाँ नहीं था, हमारे पास जो है वो फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसके ऊपर 1920 आएगा, माइनस 1920, और हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा 34280, और इज़ इक्वल टू माइनस 8300 का हमारे पास एक्सपेंस आया था। ये देखिए टैक्स एक्सपेंस 8300 का इज़ इक्वल टू माइनस 8300। ओके, और ये 25980 हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। अब हमारी जो रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग थी वो ऑटोमेटिक जो है ना वो फिल हो जाएगी। ये देखिए 13280 जो है ये मेरे पास क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स आ गई हैं। V12 मैं इसको अभी से पुट कर देता हूँ ताकि मुझे भूल ना देखें। रिटेन अर्निंग्स मेरे पास इज़ इक्वल टू V12, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास प्लांट इक्विपमेंट ओन्ड इज़ इक्वल टू, हमने ऑलरेडी वर्किंग की हुई है। ये देखिए प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरे पास मैंने सब कुछ करके रखा हुआ है। 42500 पे जो है वो मेरा आएगा आंसर ये। फिर इसके बाद मेरे पास जो है वो है इक्विटी फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट, वो वैल्यू मैंने निकाली हुई है, वो वर्किंग भी मैंने करके रखी हुई है। ये देखिए ये 15,700 गिवन है ये तो, और हम दोनों को ऐड कर देंगे, 58,200 आंसर आ गया नॉन करंट एसेट्स का। उसके बाद इन्वेंट्री 24,800 एज इट इज़। ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास एज इट इज़ 28,500, और बैंक हमारे पास एज इट इज़ 2900, ठीक है। 56,200 दोनों को ऐड किया, टोटल एसेट्स 114400। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमारे पास जो है 60,000 का हमारे पास है। इक्विटी हमारे पास आ गई 73280। डेफर टैक्स हमारे पास जो क्लोजिंग लाइबिलिटी है वो 1000 की है, हमने वर्कआउट की हुई ऑलरेडी। ये देखिए क्लोजिंग डेफर टैक्स लाइबिलिटी। उसके बाद हमारे पास जो है वो डेफर्ड रेवेन्यू है। देखिए हमने 2 साल, ये देखिए ये रेवेन्यू की वर्किंग देखिए 1600 हमने सेल्स को डेबिट किया, डेफर्ड इनकम क्रेडिट की। डेफर्ड इनकम इज़ योर लाइबिलिटी, 1600 की टोटल लाइबिलिटी है। इसको करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी में आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। 800 हम अगले 1 साल तक रिकग्नाइज़ कर लेंगे और 800 उससे अगले साल में रिकग्नाइज़ करेंगे। तो इसलिए हम डेफर्ड रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में, इज़ इक्वल टू, देखिए 1600 से हमने डेफर्ड इनकम को क्रेडिट किया था, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई किया है, और यही सेम फार्मूला जो है हम वो यहाँ करंट लायबिलिटीज़ में भी अप्लाई कर देंगे। ओके, 6% लोन नोट 24420 पे आ जाएगा। हमारे पास 26220 के ऊपर जो है नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो आ गई हमारे पास। उसके बाद ट्रेड पेबल्स हमारे पास एज इट इज़ जो है वो हमारे पास 6700 के आ जाएंगे, और हमारे पास जो है वो करंट टैक्स पेबल 7400 था आई थिंक मेरे ख़्याल से। ये देखिए 74 करंट टैक्स पेबल। ले जी, हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया। अब आप देखिए ये क्वेश्चन, एक मैं इसको ख़त्म करता हूँ, और अभी आपको ये एट ए ग्लैंस जो है वो पूरी जो विंडो है वो नज़र आ रही होगी। देखिए सबसे पहली चीज़ ये इसकी जो है ओवरऑल एक आउटलुक है क्वेश्चन की, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट ड्रॉ किया, फिर एसओएफपी का फॉर्मेट जो है वो ड्रॉ किया, फिर हमने वर्किंग की है। पहली वर्किंग रेवेन्यू की, दूसरी वर्किंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, तीसरी वर्किंग हमारे पास डेप्रिसिएशन, चौथी वर्किंग फाइनेंशियल एसेट्स, पांचवी वर्किंग टैक्स की, और ये 2 एडिशनल वर्किंग मैंने अपनी आसानी के लिए की, कॉस्ट ऑफ सेल और रिटेन अर्निंग्स की। ओवरऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे 24 मिनट्स लगे हैं। अगर आप फॉर्मेट टाइपिंग के साथ सारी चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह ये 35 मिनट्स में आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व ईज़िली हो जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और अगर किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और क्वेश्चन के ऊपर जो है वीडियो बनवानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।